हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2017 है और जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं उनको आज से अपना कल्चर स्टार्ट करना था। 30 जनवरी 2017 से 13 फरवरी 2017 यानी कि कल तक में आप सबका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा किए होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं किए हैं और कुछ बचा रह गया हो या कुछ देर से स्टार्ट किए हों जिसकी वजह से आप अभी तक उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हों, तो आप उसे जारी रखें और उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अभी बीच में आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कल्चर से। तो इस वजह से आप अपने मॉडर्न को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। और यदि आप चाहें तो साथ साथ कल्चर को भी 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कल्चर को 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक आपका कवर हो सकता है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको कल्चर से संबंधित जो ओवरव्यू है वो देने वाला हूँ। कल्चर में आपको क्या पढ़ना है या क्या छोड़ना है और किसको ज़्यादा आपको फोकस करना है। आपके पास 5 दिन है। दरअसल आप जब इसके टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक्स आपको मिलेगा और बहुत आसानी से आप इसको 5 दिन में कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो कल्चर है उसको मैं 7 हिस्से में बांटा हूँ। जो भी कल्चर का क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको मैं 7 पार्ट्स में बांटा हूँ। 7 हिस्सा उसका मैं किया हूँ। जो पहला पार्ट है वो है स्थापत्य कला, दूसरा शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, साहित्य और विविध। आपको इसी 7 खंड में जितना भी सवाल आता है वो आएगा या आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है बल्कि हर एग्जाम के लिए है, लेकिन मेरा जो बांटने का तरीका था वो सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड था। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा किया हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो 7 सेगमेंट है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्थापत्य कला में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं, खास करके स्तूप, चैत्य और विहार। तो स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है, जो भी इसकी बेसिक चीजें हैं वो बस आपको जाननी होंगी। मान लीजिए स्तूप है, इसकी संरचना क्या है, मेधि, अंड, हर्मिका, यष्टि या दंड, छत्र, ये सब क्या होता है, या फिर इसकी क्या और सब विशेषता है, संरचना है। तो आप स्तूप, चैत्य, विहार से संबंधित इन चीज़ों को जान लें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला में मंदिर है, क्योंकि मंदिर से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो मंदिर है इसमें आपको पहला 3 चीज़, मंदिर से संबंधित 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो मंदिर का प्रकार कौन सा है, जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो इन तीनों शैली की क्या विशेषता है, क्या अंतर है, किन किन चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न है। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली ये क्या है, इसको पढ़ना होगा, यानी कि मंदिर का ये प्रकार हो गया। फिर मंदिर की जो संरचना है आपको वो पढ़ना होगा कि मंदिर जो बनाया जाता है तो उस किस हिस्से को क्या बोलते हैं। मान लीजिए अधिष्ठान है, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम, परकोटा या दीवार। तो ये सब मंदिर की जो संरचना है उससे संबंधित चीज़ों को आपको देखना होगा। और जो तीसरा हिस्सा है मंदिर से संबंधित वो है क्षेत्रीय मंदिर की कुछ विशेषताएं या उससे संबंधित तथ्य। मान लीजिए कि जो क्षेत्रीय मंदिर है, जैसे कि उड़ीसा के मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, या खजुराहो में जो मंदिर है, तो ये जो भी भारत के अलग अलग हिस्सों में मंदिर बनाया गया है तो सबकी विशेषता एक दूसरे से भिन्न है। उसको कौन बनवाया, किस वंश का शासक था, ये भी याद रखना होगा। कब बनवाया वो एग्जैक्ट डेट से मतलब ज़्यादा नहीं है, बस आपको उसका एक सदी आप याद रख लें कि उसके आसपास ही बनवाया गया है, तो वो बिल्कुल आप सही से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो मुख्य रूप से मैं इसको 6 पार्ट्स में बांटा हूँ, यानी कि 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके विषय में आप जान लें। खास करके मान लीजिए उड़ीसा का जो भी मंदिर है उसके विषय में जानें, उड़ीसा। फिर खजुराहो का जो भी मंदिर है उसको जान लें। पल्लव काल में जितना भी मंदिर बनाया गया, खास करके मान लीजिए कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, ये सब जैसे नरसिंहवर्मन द्वितीय बनवाया। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो मंदिर है कौन बनवाया, किस काल का था, कब बनवाया, ये सिर्फ आप मोटा मोटा उसका डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा सदी के साथ आप उसका डेट याद रख लें। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट काल में जो भी मंदिर बना आप उसको पढ़ लें, बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस मोटा मोटा याद रखना कि फिर राष्ट्रकूट काल में मान लीजिए कृष्ण प्रथम जो है वो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये जान लें। उसके बाद चोल काल में जो मंदिर बना, जैसे कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है राजराज फर्स्ट बनवाया, तो आपको ये याद रखना है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है और इसको राजराज फर्स्ट बनवाया। किस वंश से संबंधित था, तो चोल वंश से, यानी कि चोल काल का ये मंदिर है। और आपको जब आप
हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चोल काल का क्या डेट है, कब से कब किस सदी के आसपास वो है, तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में जो भी मंदिर बना, खास करके मान लीजिए विट्ठल स्वामी मंदिर या लेपाक्षी मंदिर, ये जो मंदिर है, तो इसको आपको वहाँ पे पढ़ना होगा। यानी कि जो आप मंदिर को जब आप कवर करेंगे तो मंदिर का जो प्रकार है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इसको पढ़ना है। मंदिर की जो संरचना है उसको आपको पढ़ना है। अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर, ये सब क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय जो मंदिर है उसको पढ़ना है। उड़ीसा का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, पल्लव काल का जो भी मंदिर है, राष्ट्रकूट काल का जो भी मंदिर है, चोल काल का जो भी मंदिर है, और विजयनगर साम्राज्य के समय जो मंदिर बनाया गया, तो इसकी क्या विशेषता है, कौन बनवाया, रफली किस समय के आसपास बनवाया गया, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो फैक्ट्स है, जो रटने वाली चीज़ें हैं, आप उसको मोटा मोटी ध्यान में रख लें। तो स्थापत्य कला में पहला तो आप देखें बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप, चैत्य विहार था वो, फिर आप मंदिर देखें। अब मस्जिद निर्माण की जो शैली है, तीसरा पार्ट, आपको वो भी देखना होगा। तो मान लीजिए कि भारत में जितने भी मस्जिद का निर्माण करवाया गया वो कम्प्लीटली भारतीय शैली नहीं थी, और ना ही वो कम्प्लीटली विदेशी शैली थी, इस्लामिक शैली थी जो बाहर से आया। दोनों का यहाँ पर एक तरह से संयोग हुआ, दोनों शैली को मिलाकर एक नए तरह की शैली बनाई गई। मान लीजिए जो पहले से भारतीय शैली थी उसको त्राबियत बोलते थे, त्राबियत शैली, और जो इस्लामिक पद्धति थी, जो विदेशी पद्धति थी, उसको अर्कुएट शैली बोलते हैं। तो भारत में त्राबियत शैली और अर्कुएट शैली दोनों को मिला के एक नए तरह का निर्माण हुआ। तो मस्जिद की जो सुंदरता है या मस्जिद की जो भव्यता है उसमें चार चांद लग गया। तो हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि भारत की जो मस्जिद की निर्माण की शैली है वो क्या है और किस रूप में वो विदेशी मस्जिदों से भिन्न है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर आपको रफली आइडिया की ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो रफली आप एक नज़र उसको देख लें। उसके बाद आपको मस्जिद से संबंधित जो विभिन्न काल में, अलग अलग काल में जो मस्जिद बनवाया गया, तो उसके संबंध में भी आपको पढ़ना होगा कि किस काल में कौन सा मस्जिद बनवाया गया। खास करके मान लीजिए सल्तनत काल में जो मस्जिद बना, तो सल्तनत काल में मान लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, या अलाई दरवाज़ा, इन सब का निर्माण करवाया गया। उसी तरह से मुग़ल काल में जो सब मस्जिद बना, तो उसके भी विषय में आपको जानना होगा। तो मस्जिद निर्माण की क्या शैली है, त्राबियत शैली, अर्कुएट शैली, इसके विषय में, और अलग अलग समय में विभिन्न काल में जो मस्जिद को बनवाया गया, तो कौन बनवाया, रफली किस समय के आसपास उसको बनवाया गया, और उसकी क्या विशेषता है, रफली आपको ये सब चीज़ जान लेना होगा। तो ये हो गया आपको मस्जिद निर्माण की शैली। इसके अलावा स्थापत्य कला में आपको और भी कुछ कुछ पढ़ना पड़ सकता है, या फिर आपके बुक में आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर यूरोपीय जो भी स्थापत्य का निर्माण हुआ भारत में, वो भी आपको मिल सकता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, तो आप उसको अब छोड़ दें। अब नहीं, बल्कि आपको कभी भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक है, इतना कम से कम आप याद रख लें। और इसके बाद यदि आपको और भी ज़्यादा समय मिलता है तो और भी ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में या अनावश्यक चीज़ों को आप दिमाग में रखते गए, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वही आपके दिमाग में नहीं रहा, गफलत की स्थिति में कि क्या पढ़ें क्या नहीं, तो उस स्थिति में और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। तो तत्काल स्थापत्य कला में आप स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर और मस्जिद निर्माण की शैली, ये 3 चीज़ आप पढ़ें तो स्थापत्य कला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो है शिल्प कला। शिल्प कला मतलब मान लीजिए हम लोग जो कोई नक्काशी करते हैं, या किसी चीज़ पर जो पत्थरों पर जो हम लोग कोई नक्काशी किए, तो वो जो शिल्प है, उसी जो डिजाइन को या उसी कला को शिल्प कला बोले। तो शिल्प कला का मुख्य रूप से 2 रूप है। एक तो मान लीजिए स्तंभ पर भी शिल्प कला होता है, यानी कि स्तंभ कला और मूर्ति कला। शिल्प कला को मैं इसीलिए 2 पार्ट में किया, क्योंकि एक तो जो स्तंभ है, मान लीजिए कि अशोक के समय, मौर्य काल में अशोक के समय तरफ बहुत सारा स्तंभ बना गया। स्तंभ मतलब खंभा, पत्थर का एक खंभा मान लीजिए स्थापित किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, बहुत आकृति उस पर बना गया। मान लीजिए कि वो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर में कोई जानवर है, कोई ना कोई, जैसे कि सारनाथ में जो स्तंभ मिला है तो वहाँ पर 4 मुख वाला शेर है। उसी तरह से जो रामपुरवा है, रामपुरवा में जो स्तंभ है वहाँ पर शीर्ष पर बैल की आकृति है। बिहार में लौरिया नंदनगढ़ जो जगह है वहाँ पर जो स्तंभ है वहाँ पर 1 मुख वाला, वहाँ पर ऊपर में शेर है शीर्ष पर।
तो जो शिल्प कला है उसमें आपको स्तंभ कला यानी कि स्तंभ पर उस खंभे पर पत्थर के उस खंभे पर जो नक्काशी की गई है, कलाकारी की गई है, तो वो हो गया आपको स्तंभ कला। इसी तरह से स्तंभ कला में एक और चीज़ है जैसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एकमात्र यही फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे कि हेलियोडोरस जो है वो यूनान का एक राजदूत था और वो शुंग शासक जो था भागभद्र, उसके दरबार में वो आया था। तो भागवत धर्म से प्रभावित वो काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से उसी के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की रचना करवाया हेलियोडोरस। तो एक तो अशोक के समय मौर्य काल में बहुत सारे स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया, तो उस पर जो नक्काशी की गई, उस पर जो कलाकारी की गई, तो उसको हम लोग स्तंभ कला बोले। और हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है उसको भी आप देख लें। और दूसरा शिल्प कला है मूर्ति कला। तो मूर्ति कला पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको पता है कि मूर्ति कला जो है मुख्य रूप से भारत में 3 मूर्ति कला का रूप है, गंधार शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। तो गंधार शैली या मथुरा शैली या अमरावती ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इनमें क्या अंतर है। जो मूर्ति मान लीजिए बुद्ध की गंधार शैली में बनी है, वही मूर्ति अगर मथुरा कला शैली में बनी है, तो क्या उसकी विशेषता है, क्या उनमें अंतर है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने बुक में देख लें। और इन मूर्ति कला का जो ये तीनों रूप है, गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, इसको आप बहुत आराम से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में हमेशा इससे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा और प्रीलिम्स में तो मिलता ही है। तो मूर्ति कला हो गया। तो आप देख लिए कि स्थापत्य कला में आपको जो स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर और मस्जिद, इसके निर्माण की क्या शैली है वो पढ़े। और शिल्प कला में हम लोग स्तंभ कला और मूर्ति कला, इसको पढ़ लिए। अब जो अगला हिस्सा है, तीसरा पार्ट है, वो है चित्रकला। तो देखिए ये जो चित्रकला है, आपको पता होना चाहिए कि चित्रकला बहुत बाद में विकसित नहीं हुआ है। चित्रकला तो प्रागैतिहासिक काल से ही चला आ रहा है। प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका की गुफा है, वहाँ पे जो चित्र का विकास हुआ, यानी कि वहाँ पे पहली बार जो चित्र मिला, तो उसकी क्या विशेषता है। और उसी के बाद हड़प्पा कालीन जो चित्रकला है, या और बहुत बाद में अजंता की गुफा या बाघ की गुफा की चित्रकला, एलोरा की गुफा की चित्रकला, तो इसमें इसकी क्या विशेषता है और क्या सब है वहाँ पर, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए अजंता की गुफा है, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो अजंता की गुफा है या बाघ की गुफा की चित्रकला, एलोरा की गुफा की चित्रकला, इन सब के विषय में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो फैक्ट है ना, उन फैक्ट्स को आप थोड़ा बहुत याद रख लें। उसके बाद चित्रकला से संबंधित, जैसे कि जैन चित्रकला है, जैन धर्म से संबंधित जो चित्रकला है उसकी कुछ अलग विशेषता है, तो उसको आपको पढ़ना होगा, जो बेसिक है कम से कम। मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, खास करके अकबर के समय और जहांगीर के समय, इन दोनों के समय चित्रकला अपने चरम पर था। खास करके जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा चरम पर था। तो जहांगीर के समय कौन चित्रकार थे या अकबर के समय कौन चित्रकार थे, किस तरह का वो चित्र बनाए और क्या उसकी विशेषता थी, तो इनसे संबंधित चीज़ों को आपको जानना होगा। फिर राजस्थान में जो राजपूत चित्रकला है, राजपूत कालीन जो चित्रकला है, उसकी अलग विशेषता है, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। चित्रकला में कुछ खास शैलियाँ होती है जिसको कलम बोलते हैं। तो जैसे किशनगढ़ कलम, इसको आप जान लें, बूंदी कलम इसको जान लें। खास करके इस 2 कलम को तो आप जान ही लें। किशनगढ़ कलम के विषय में पढ़ लें, आपको जो भी बुक्स होगा, तो उस किताब में आप जब चित्रकला वाला टॉपिक पलटेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो किशनगढ़ कलम और बूंदी कलम, इसके विषय में आप पढ़ लें। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय चित्रकला जो है, जैसे कि मंजूषा कला, पटना चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बंगाल की चित्रकला, ये 4 चीज़ आप मुख्य रूप से पढ़ लें। कौन सब? मंजूषा चित्रकला यानी मंजूषा कला, पटना चित्रकला, मधुबनी चित्रकला और बंगाल की चित्रकला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़ लें। तो चित्रकला में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, हड़प्पा कालीन चित्रकला, अजंता की गुफा, बाघ की गुफा, एलोरा की चित्रकला, जैन चित्रकला, मुगल चित्रकला, राजस्थान या राजपूत कालीन चित्रकला, और जो विभिन्न शैलियाँ हैं जैसे किशनगढ़ कलम, बूंदी कलम, मंजूषा कला, पटना चित्रकला, मधुबनी चित्रकला और बंगाल की चित्रकला, इनसे संबंधित छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर लें। ये बहुत ज़्यादा विशाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन विशाल ये है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप 2-3 दिन में भी सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, अगर सीरियसली आप स्टार्ट किए तो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चौथा चीज़ है, चौथा जो सेगमेंट है, वो है नृत्य कला। आप अभी
तक जो सब चीज़ें देखे हैं उसको देख लें। स्थापत्य कला जिसमें मंदिर मस्जिद सब हम लोग देखे, चैत्य विहार स्तूप, शिल्प कला जिसमें स्तंभ कला और मूर्ति कला। स्तंभ कला में आप मौर्य काल का स्तंभ कला देखें, स्तंभ पर जो जानवर है या स्तंभ की क्या संरचना है वो हम लोग देखें, जैसे कि मान लीजिए शीर्ष है, गवादुमलाट है, ये सब जो भी है तो उसको हम लोग देखें। फिर हेलियोडोरस का स्तंभ लेख है, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है उसको हम लोग देखें। और उसी तरह से शिल्प कला में ही मूर्ति कला में गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, तो इसके विषय में हम लोग जाने। फिर चित्रकला में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला, हड़प्पा काल, अजंता बाग और एलोरा गुफा की चित्रकला, जैन चित्रकला, मुगल, राजस्थानी और किशनगढ़ कलम, बूंदी कलम, मंजूषा, पटना, मधुबनी चित्रकला, बंगाल का चित्रकला, ये सारी चीज़ों को हम लोग चित्रकला में देखें। जो चौथा सेगमेंट है वो है नृत्य कला। तो नृत्य कला आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप मुख्य रूप से 6 ऐसा नृत्य है जिसके विषय में आप बेसिक जानकारी देख लें, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथक। ये जो 6 नृत्य है, इन नृत्य की जो बेसिक जो विशेषता है, जो रफली आपको एक आइडिया ले लेना है कि भरतनाट्यम कहाँ होता है और इसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से किया जाता है, या फिर जो नृत्यांगनाएं हैं, महान व्यक्तित्व यदि हुआ है तो आपको उससे संबंधित चीज़ों को जानना होगा थोड़ा बहुत। तो नृत्य कला में यही आप 6 सेगमेंट को कवर करें। उसके बाद जो 5वां सेगमेंट है, 5वां पार्ट है, वो है संगीत कला। संगीत कला में आप मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करें। एक तो ध्रुपद गायन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपली ध्रुपद गायन क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे विकास हुआ और इसकी क्या भूमिका है। नॉर्मली बेसिक चीज़ रफली इसको पढ़ लें। तो ध्रुपद गायन, ख्याल गायन और संगीत की जो कर्नाटक शैली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक शैली, संगीत की कर्नाटक शैली क्या है या इसकी क्या विशेषता है, इन सारी चीज़ों को आप संगीत कला में पढ़ लें। तो ध्रुपद गायन, ख्याल गायन और संगीत की कर्नाटक शैली, ये संगीत कला आपको हो गया। उसके बाद जो छठा सेगमेंट है, छठा पार्ट है, वो है साहित्य। तो आपको 2 तरह के साहित्य को केवल पढ़ना चाहिए। एक तो वैदिक साहित्य जिसमें वेद, चारों वेद जो है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका जो फैक्ट है, बेसिक फैक्ट, केवल आप उसको ध्यान में रख लें और बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैदिक वेद जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग करते हैं, बस वही चैप्टर हूबहू यहाँ पे है। आप बस ये समझ लें कि वही चैप्टर एंशियंट में जो हम लोग वैदिक सभ्यता में वैदिक काल की जो चीज़ें पढ़ते हैं, तो साहित्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें वहाँ पर है, राजनीतिक मुद्दों को छोड़ के या किसी अन्य मुद्दों को छोड़ के, तो वो सारी साहित्य की बातें हम लोग यहाँ पर कल्चर में ही कर लेते हैं। तो आपको वैदिक साहित्य पढ़ना है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य में, वो है तमिल साहित्य, जिसको आप संगम साहित्य बोलते हैं। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, ये तीनों जो संगम हुआ, तो उस संगम के दौरान जो सब ग्रंथ की रचना की गई, जो उसके रचनाकार थे और क्या उसका बैकग्राउंड था, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें हर चीज़ों को जानना होगा। बहुत ज़्यादा इसको भी डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि पढ़ने के क्रम में आपको काफ़ी ये कठिन लगेगा, काफ़ी आप इसको याद रखने में आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन चिंता की कतई बात नहीं है। हर चीज़ डिटेल में आपको नहीं जानना है। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम की जो बेसिक विशेषता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत याद रखा जा सकता है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, बस आप उसको याद रख लें, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो छठा सेगमेंट जो था साहित्य, उसमें वैदिक साहित्य और तमिल साहित्य हम लोग ये जान लिए, यानी कि संगम साहित्य। और जो लास्ट सेगमेंट है वो है विविध। तो नॉर्मली छठा सेगमेंट तक ही आपका सारा कल्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच जाती है जो कि आपको लास्ट तक रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा मतलब कि आपको, जैसे कि मान लीजिए छोटा छोटा, मान लीजिए कोई डेट है, कोई ईस्वी वगैरह है, या छोटी छोटी कोई घटनाएं हुई हैं, या भारत सरकार का कोई विभाग है, तो उससे संबंधित चीज़ों को आपको विविध में रटना होगा। मान लीजिए जैसे लोक नाट्य मंच है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग लोक नाट्य मंच है। जैसे कि मान लीजिए नौटंकी नाट्य मंच है या लोक नृत्य होता है, तो वो कहाँ पर होता है, स्वांग, माचा, जात्रा, यात्रा, सांग, करियाला, तमाशा, अंकिया नाट, ये सब किस राज्य में होता है। इसकी विशेषता पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको डिटेल में कि ये क्या है, कैसे कैसे ये किया जाता है,
ये जो भी है, बस आप ये याद रख लें कि ये किस किस राज्य में होता है। बहुत संक्षिप्त में एक आध लाइन में यदि आपको हो जाता है तो ठीक है, बाकी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। विविध का बहुत सारा चीज़ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे और जो आप ऊपर में कवर नहीं कर पाए तो वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी आपका कवर होता चला जाएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो कल्चर है उसको पूरा एक नज़र में देखें कि कल्चर को कैसे और किस किस सेगमेंट को किस तरीके से तैयार किया जाए। आपको मैं फिर से एक बार बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि आपको क्या कवर करना है। नॉर्मली आपको कल्चर में जो स्थापत्य कला है, जिसमें स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर और मस्जिद, ये 3 पढ़ना है स्थापत्य कला में। शिल्प कला में जो स्तंभ है, स्तंभ का निर्माण मौर्य काल में जो हुआ उसको पढ़ना है खास करके। और मूर्ति कला में गंधार कला शैली, मथुरा और अमरावती कला शैली क्या है इसके विषय में पढ़ना है। चित्रकला है, उसमें प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको मुगल काल तक, खास करके अकबर जहांगीर है वहाँ तक, फिर राजस्थान की चित्रकला और जो कुछ क्षेत्रीय चित्रकला जैसे कि मंजूषा पटना या फिर मधुबनी चित्रकला, बंगाल की चित्रकला, इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। नृत्य कला में आपको मैं बता दिया, इसमें आपको सिर्फ 6 नृत्य के विषय में तत्काल आप पढ़ लें। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथक। और जो संगीत कला है उसमें भी आप सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान दें। ध्रुपद गायन क्या है, ख्याल गायन क्या है और संगीत की कर्नाटक शैली क्या है। जो छठा सेगमेंट था साहित्य, उसमें वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये क्या है। तमिल साहित्य या संगम साहित्य जो है उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो संगम हुआ उस दौरान किस ग्रंथ की रचना की गई, कौन उसके रचनाकार थे और थोड़ी बहुत क्या उसकी विशेषता थी, किस जगह पर हुआ, किस किस साम्राज्य के आसपास वो हुआ, ये सारी चीज़ों को आपको बेसिक जो था उसको कवर कर लें। बाकी जो भी रेस्ट बचा उसको आप विविध वाले हिस्से में डाल दें और विविध के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जब आप कर लेंगे तो उसी में 90% विविध का चीज़ कवर हो जाएगा। थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें जो बचेगी आप उसको साथ साथ अपने सिलेक्शन होने तक याद रख सकते हैं, वो सब चीज़ विविध ही है। अगर आप इस पैटर्न से आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो कल्चर का पोर्शन है उसमें आपको समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।